टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पशंस रिलेटिंग टू द सर्विस। सिर्फ सर्विस के बारे में बात करेंगे, गुड्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी सर्विस पहले एग्जाम्पशंस में थी, अब टैक्सेबिलिटी में आ गई है। ठीक है, आप समझें। सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स था और उससे रिलेटेड जो भी सर्विस थी, और कौन दे रहा था? कॉड ब्लड बैंक दे रही थी। वो कॉड ब्लड बैंक था, वो पहले एग्जाम्स में था, अभी टैक्सेबिलिटी आ गई है। पढ़ लीजिए जा करके फटाफट। दूसरी बात, जो ऑपरेटर्स बायोमेडिकल वेस्ट जो था उससे रिलेटेड जो भी सर्विस क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे, वो अब टैक्सेबिलिटी में आ गई है। ठीक है, पहले एग्जाम्पशन में था, टैक्सेबिलिटी में आ गई। अब ये तो मैंने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बता दिया। अब मान के चलो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं। देखो, फ्यूमिगेशन सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो था वो टैक्सेबिलिटी में आ गई है। ख़त्म हो गया इसका स्टोरी, समझ में आया? फ्यूमिगेशन जो होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो वेयर हाउस में, उसको टैक्सेबिलिटी में ले आया गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में आपने जीटीए वाला एक लिमिट पढ़ा था, 750 और 1500 वाला, सिंगल कंसाइनमेंट और मेनी कंसाइनमेंट वाला। वो भी एग्जाम्पशंस इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ा होगा एग्जाम्पशंस में, तो जीटीए में 3 चीज़ याद रखिएगा। जीटीए जो अपनी गाड़ी देता है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर को, वो अभी भी एग्जाम्पशन में है। ठीक है, जीटीए जो डॉक्टर मोना वाला एक सर ने बताया था, वो एग्जाम्पशंस दे रही है। वाह, जैसे डिफेंस से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, फ्लोर से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, उस टाइप की जो सर्विस देता है, रेलवे का सामान जो मतलब बेसिकली ये है, तो उससे रिलेटेड है, तो वो एग्जाम्प्ट में है अभी भी। ठीक है ना, सिर्फ 750 और 1500 रुपये वाला लिमिट ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम ये पढ़ते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में हम ये पढ़ते थे कि फ्रॉम, देखो 3 सिचुएशन हो सकता है, पहले ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। 3 सिचुएशन क्या है? फॉरेन से इंडिया में आना सामान, ये एक सिचुएशन। इंडिया से इंडिया के बीच में जाना, दूसरा सिचुएशन। और इंडिया से बाहर जाना। तो पहले क्या होता था, इंडिया में एरोप्लेन से आया तो एग्जेम्प्ट, इंडिया में वेसल से आया टैक्सेबल, इंडिया से इंडिया के बीच में फैसल हो, प्लेन हो, दोनों टैक्सेबल। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन ये हो रहा था कि इंडिया से वेसल से जाए या प्लेन से जाए, वो पहले दोनों एग्जाम्पशंस में थी, बहुत दिन से एग्जाम्पशंस में थी। इस बार इन्होंने डिलीट कर दिया, इसको एग्जाम्पशंस में ले आया। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने 2 सिचुएशंस बहुत अच्छी से पढ़ी थी, और वो दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपने होटल एकोमोडेशन पढ़ा था, ठीक है, जिसका टैरिफ वैल्यू, डिक्लेयर्ड वैल्यू 1000 रुपया तक था, तो एग्जाम्पशंस में थी, ऐसा वैसा फलाना ढमाका, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, भैया अब कोई लिमिट नहीं है, तुम 100 रुपया का होटल दो, 500 रुपया का होटल दो, 1000 का। इसका मतलब रूम रेंट जो है, रूम रेंट ऑफ रूम्स जो हो, कुछ भी हो, टैक्सेबिलिटी होटल्स पे आ गई है। अब उसके बाद एक ठो था हमने जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए जो हम रेंट पे रूम्स दे रहे हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने एग्जाम्पशंस तो रखा है, बट इसमें थोड़ा सा रेसिडेंशियल है, उस पर थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस लाया, जिसके वजह से आरसीएम में भी लायबिलिटी आ रही है। पहले मेरी बात समझे कैसा कैसा है। देखिए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है हुआ, और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल पे तो उस टाइम भी टैक्सेबिलिटी थी, आज भी टैक्सेबिलिटी है। रेंटिंग में क्या हुआ, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डीलिंग में जो है उसमें 2 भाग कर दिया। अनरजिस्टर्ड को आपने दिया तो भैया वो अभी भी एग्जेम्प्ट है, बट वही रजिस्टर्ड को दिया तो वो टैक्सेबल है। बट उसमें ये बोल रहे हैं कि, आप मेरी बात समझने की कोशिश करके, उसमें ये बोल रहे हैं वो लोग कि आपने
रजिस्टर्ड्स को दिया बट रेजिडेंशियल के लिए दिया, तो दो बातें होंगी। एक, आपने रजिस्टर्ड को दिया बट वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा है, तो भैया तब एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड भी है वो, बट अपने पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए है तो छूट मिल जाएगी। बट वो रजिस्टर्ड है और बिजनेस पर्पस के लिए रेसिडेंशियल यूज कर रहा है, जैसे गेस्ट हाउस वेस्ट हाउस, तो भैया टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं तो ये छोटा छोटा अभी ये बता रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ सर्विस ख़त्म हो गई, जिसके ऊपर पहले गवर्नमेंट हमको दे रही थी, सर्विस बाय गवर्नमेंट था। तो जैसे सर्विस बाय आरबीआई थी पहला, सर्विस बाय जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सर्विस थी, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, वो ख़त्म हो गई। आरबीआई हो गया, जीएसटीएन इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अपनी सेबी ख़त्म हो गया, इड्डा ख़त्म हो गया, एफएसएसआई ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो 5 चीज़ ख़त्म, 1 2 3 4 5, देखें क्या 5 चीज़ क्या ख़त्म की। आरबीआई सर्विस ख़त्म कर दिया इन्होंने, एफएसएसआई एआई जो है वो ख़त्म कर दिया, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सेबी से रिलेटेड और आईआरडीए से रिलेटेड सर्विस ख़त्म हो गई, ठीक है, जीएसटी हो गई। अब हमने ये भी पढ़ा कि मिसलिनियस में इन्होंने सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। टू और बाय आप ढंग से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्विस रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम द फॉरेन इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, वो ख़त्म हो गई। जो देखो आरबीआई जो सर्विस दे रहा था तो वो एग्जम्पशंस में था, हम उनको दे रहे थे तो टैक्सेबिलिटी में थी। उसी से रिलेटेड ध्यान से समझे 2 चीज़, अब आरबीआई को मिलेगा तब भी टैक्सेबल, आरबीआई किसी को देगा तब भी टैक्सेबल, ठीक, कहानी ख़त्म, ठीक है। अभी 2 एग्जम्पशंस ख़त्म कर दिया इन्होंने। पहला एग्जम्पशंस, सर्विस वे ऑफ एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिजेस ऑन पेमेंट ऑफ एनवीटी। अब देखो एनवीटी से रिलेटेड 2 चीज़ था, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज जो रिलेटेड था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड था, और एक, मेरी बात समझो, इसको मैं ढंग से समझाता हूँ। देखो मई 2023 में कुछ ख़त्म किया और नवंबर 2023 में कुछ ख़त्म किया। देखो जो हम एनवीटी फ़ी देते हैं ना, किस पे, हम जैसे फास्टैग का है, तो उससे रिलेटेड जो पेमेंट हो रहा था, वो रोड का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो पेमेंट हो रहा था उसको एनवीटी में दे रहे थे, तो उस पर जीएसटी नहीं लग रही थी, बट अब लगने लग गई, वो एक ठो आ गया। दूसरी बात, जो हम लोग जो नॉर्मल बंदे लोग एक्सेस कर रहे हैं और एनवीटी में पैसा दे देते हैं, मतलब लमसम में, उस पर पहले जीएसटी नहीं लग रहा था, अब वो भी टैक्सेबिलिटी में आ गई है। क्लियर है? ठीक है। ये हो गया मोटा मोटी, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पशंस पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हेल्थ सेक्टर में क्या इंट्रोड्यूस्ड हो गया, क्या अमेंड हो गया, वो बताता हूँ। ये तो पूरा ही टैक्सेबिलिटी में आ गई। अब ये दूसरा सिचुएशन ये बता रहा हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। कि देखिए हेल्थ केयर सेक्टर जो हम पढ़ते हैं, जीटी मतलब हेल्थ केयर सेक्टर जो हम पढ़ते हैं, उसमें ये बोल रखा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये बोल रखा था कि जो रूम्स रेंट के लिए दिए जा रहे हैं, किसको, लोगों को, हुआ उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगी। बट इस बार से इन्होंने 5,000 का लिमिट लाया, और 5,000 रुपया पर डे है, एक्सीडिंग 5,000, अप टू नहीं, मोर देन 5,000 है तो टैक्सेबिलिटी आएगी। बट 4 लोग को एग्जम्पशंस दे दिया, आईसीओ को, आईसीसीओ को, सीसीओ को, एनआईसीओ को दे दिया, ख़त्म कर दिया कहानी। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले क्या था कि वेयर हाउसिंग और स्टोरेज बहुत लंबा लिस्ट था, अब सिर्फ सेरेल्स को, पल्सेस को,
फ्रूट्स को अब वेजिटेबल को ही दिया है, पहले तो वो ज़्यादा था, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया, जो देखिए आपको ये पता था एरोप्लेन से कहीं पर भी जाओ भैया जीएसटी लगता था, बट हम कुछ स्पेशल स्टेट्स का नाम अभी बताएंगे, जो बताएंगे बस उतना याद रखिएगा। देखिए कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जहाँ पे हम पहले प्लेन से आते थे उस जगह से या उस जगह जाते थे, एम्बार्किंग और टू एम्बार्किंग था, मतलब एम्बार्किंग और टर्मिनेशन वहीं से था, हम निकलते वहीं से थे, ख़त्म वहीं होता था, वही सिचुएशन था, या वहाँ से निकल रहे हैं यहाँ वहाँ ख़त्म हो रहा है। जैसे बडोदरा इन वेस्ट बंगाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बडोदरा इन वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और नागालैंड, इस टाइप के जितने स्टेट्स थे, और अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप के जितने स्टेट्स थे, वहाँ पे क्या होता था कि हम यहाँ से जब भी निकलते थे या वहाँ हमारा टर्मिनेशन होता था, हम प्लेन से मान लो हम दिल्ली से निकले यहाँ वेस्ट बंगाल वडोदरा में पहुँचे, तो भैया वेस्ट बंगाल के लिए ही निकले थे वडोदरा में, तो जीएसटी नहीं लगेगा। या हम वडोदरा से निकल के जा रहे हैं मुंबई, तो तब भी जीएसटी नहीं लग रहा था, तो इन्होंने बोला भैया नहीं, इकोनॉमी क्लास में जाओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, और बिजनेस क्लास का टिकट लेकर कहीं भी जाओगे इस जगह से भी अब टैक्सेबिलिटी आ गई है, ठीक है। अब हमने एक तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में पढ़ा था, ट्रेनिंग कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती थी वो ना पहले सबके लिए अवेलेबल था, चैरिटेबल के लिए था ही, प्लस इंडिविजुअल के लिए भी था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, देखो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिविजुअल के लिए, ठीक। और स्पोर्ट्स बाय द चैरिटेबल वो छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बहुत सारी लिस्ट थी, वो सबको डिलीट कर दिया, बस कुछ ही इम्पोर्टेंट, वो एक नया एग्जाम्शन आया है वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और नया एग्जाम्शन एक आया है कि हमने एक चीज़ पढ़ा था, देखो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको जब पूरा वहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में एग्जाम्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए एग्जाम्शंस, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्शंस रिलेटिंग टू द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मीनिंग क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। सर बोलते हैं डीटीडीसी, सर क्या बोलते हैं डीटीडीसी, ठीक है। डीटीडीसी का मतलब क्या है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड केयर, ठीक है। केयर का मतलब होता है उसमें जो रूम्स एडमिटेड पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड को भी केयर बोला जाता है, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में, इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एब्रोमिटी और डिफॉर्मिटी के रिलेटिंग होता है। और जो हेल्थ केयर है रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया होना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग एलोपैथी, योगा, सिद्धा, यूनानी है, ठीक है। उससे रिलेटेड और कुछ है, इंक्लूड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, टू और फ्रॉम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई बंदा खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दे रहा है, किसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किसको दे रहा है, ठीक है, पेशेंट्स को दे रहा है या गुड्स से रिलेटेड दे रहा है, तो उस केस में, और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को दे रहा है, मतलब एम्बुलेंस सर्विस, बेसिकली एम्बुलेंस सर्विस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बट एक्सक्लूड क्या करता है, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कराइए, बट नहीं होगा। बट वो इंजरी, ट्रामा और एब्नॉर्मलिटीज से रिलेटेड है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो
जाएगा। तो ये हो गया। तो देखें कौन कौन क्या क्या दे रहा है, तो ध्यान से सुने। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट है। इसमें मैंने आपको ये अभी थोड़े देर पहले ये बता दिया था कि रूम रेंट जो है 5000। अब पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए रूम रेंट ICU, ICCU, NCU, NICU और CCU से रिलेटेड है। तो 1 रुपया हो, 5000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अब ये क्या है, 5000 वाला लिमिट को ध्यान से रखें। 5000 से ऊपर का रूम रेंट है तो टैक्सेबिलिटी है, और 5000 से नीचे का रूम रेंट है तो वो टैक्सेबल है, मतलब एग्जाम्प्ट है। सॉरी, 5000 से नीचे एग्जाम्प्ट है और ऊपर टैक्सेबल है। ठीक है। हाँ, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड सर्विस बाय वेटनरी क्लिनिक, जो जानवर से रिलेटेड है वो एग्जेम्पशंस में है। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल रिलेटिंग टू द क्या चीज़, रिहेबिलिटेशन, थेरेपी एंड काउंसलिंग कहाँ देना चाहिए, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, गवर्नमेंट सेंटर और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो 12A में है और 12AB में है। तो भैया उस सिचुएशन में एग्जाम्पशंस मिलेंगे। तो मैंने हेल्थ केयर में 3 ही चीज़ आपको बताया। एक हेल्थ केयर बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट और मेडिकल ऑथोराइज प्रैक्टिशनर, ठीक है, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्या चीज़ का, बर्ड्स और एनिमल्स बाय द वेटनरी क्लिनिकल। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया सर्विस बाय वे ऑफ प्रोफेशनल्स रिलेटिंग टू द रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग और थेरेपी कहाँ क्या दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में दे रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, कहने का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दे रहा है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में दे रहा है और मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशंस आया था बहुत साल पहले, वो पढ़ लेते हैं। वहाँ पे ये बोल रहा था, देखिए पेशेंट्स को फूड जो दिया जा रहा है, पेशेंट्स को जो फूड्स दिया जा रहा है वो एग्जेम्पशंस में रहेगा। ठीक है। बट आउटसाइडर्स को और नॉन पेशेंट्स को जो दिया जा रहा है वो टैक्सेबल रहेगा। फूड से रिलेटेड मैंने ये बात आपको बता दिया। ठीक है ना, हुआ। ठीक है। और हायरिंग ऑफ सीनियर्स टेक्नीशियंस जो है वो टैक्सेबिलिटी है। और रिटेंशन मनी जो एक इंस्टीट्यूट है, जैसे पेशेंट से 10 लाख रुपया मिला, उसमें से 6 लाख रुपया वो अपने पास रख रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और 4 लाख रुपया मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर को दे रहे हैं, तो 6 लाख रुपया जो रख रहे हैं वो भी एग्जेम्पशंस में है, उसको रिटेंशन मनी बोलते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है, तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब क्या है। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ध्यान से सुने, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, सो जिससे फूड मिलेगा, फाइबर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा और कुछ भी मिलेगा। बट एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स करते हैं हम और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं, तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में एक चीज़ ये याद रखिएगा, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, हॉर्स है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के अंदर एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस जो है, हॉर्स का करेंगे तो भैया टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐसा होना चाहिए नहीं तो कोई प्रोसेसिंग ना हो या प्रोसेसिंग हो, ठीक है, और कौन करेगा, कल्टीवेटर या प्रोड्यूसर करेगा, बट उसका एसेंशियल कैरेक्टर जो है हुआ वो नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब मार्केटेबल बनाओ बट एसेंशियल कैरेक्टर ना चेंज करो। ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा एग्जाम्पशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में जो सर्विस वे ऑफ फ्यूमिगेशंस इन वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन जो वेयर हाउस में मिल रहा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अभी टैक्सेबल है, वो एग्जाम्पशंस में नहीं है। फ्यूमिगेशंस इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अभी टैक्सेबल है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए एक चीज़, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शंस, जैसे कल्टीवेशन, थ्रेसिंग,
थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और सीड टेस्टिंग होगा तो एग्जाम्पशंस में है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर है तब भी एग्जाम्पशंस में है, ठीक है ना। ठीक, और आप प्रोसेसिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कैरिड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म, जैसे टेनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग, ये सब जो भी कर रहे हैं बट एसेंशियल कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है तब भी एग्जाम्पशंस में है। रेंटिंग एंड लीजिंग एग्रीकल्चरल मशीन्स दे रहे हैं हुआ, और वैकेंट लैंड दे रहे हैं या दोनों मिल करके दे रहे हैं तब भी चलेगा। लोडिंग, अनलोडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउस, 5 चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस से रिलेटेड है तो एग्जाम्पशंस में है। इससे रिलेटेड तो मैं अभी और एक आपको पढ़ाऊँगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउस से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस आपको करेंगे तब एग्जाम्पशंस में है। और APMC से रिलेटेड या एजेंट से रिलेटेड कोई भी आपको ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, सर्विस मिल रहा है, वो भी एग्जाम्पशंस में है। तो एग्रीकल्चरल का मीनिंग आपको मैंने बताया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, मैंने बताया, ये आपको समझ में आया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये समझने की कोशिश करें। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कोई प्रोसेसिंग ना हो या प्रोसेसिंग हो, कौन करेगा, कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर करेगा। उसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए बट उसको मार्केटेबल बना सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी मार्केट के लिए। मैंने फ्यूमिगेशन से रिलेटेड भी आपको बता दिया कि अब वो नाउ टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अलग कहानी बता दिया। अभी क्या हुआ कि एक चीज़ याद रखेंगे, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, इससे रिलेटेड एक स्पेशल क्लैरिफिकेशंस भी देखें। सबसे पहले आप समझें, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग ऑफ राइस अभी एग्जाम्पशंस में है, ठीक है, हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पशन इन रिलेशन टू द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या बोल रहा है वो, कैरिंग आउट द प्रोसेस लाइक ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सब, बट मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है, वो एक क्लैरिफिकेशन से इन्होंने बोल दिया, वो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, ठीक है। सर्विस वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेवलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो अभी भी छूट में। एप्पल देखा है ना आपने, कैसे उसको पूरा लगा कर लेबलिंग करके देते हैं, ठीक है। वेयर हाउस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो एग्जाम्पशंस में है। सर्विस वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो है। और आर्टिफिशियल इन स्पर्म डोनर वाला जो लाइफ स्टॉक का है वो टैक्सेबल नहीं है, बट हॉर्सेस टैक्सेबल है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंस्पिलेशंस, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया। अब चैरिटेबल से रिलेटेड बात करते हैं थोड़ा सा। चैरिटेबल का मीनिंग जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, द एज ऑफ पर्सन 65 रिसाइडिंग इन रूरल एग्रीकल्चरल, उनको जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो एग्जाम्पशंस में रहेगा, याद रखिएगा। बट अर्बन एरिया है तो टैक्सेबल है, ठीक है ना। अब देखिए मैं चैरिटेबल का मीनिंग आपको फटाफट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ वे ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, बीमारी, ठीक है ना। रिलीजन, स्पिरिचुअल, योगा से रिलेटेड, ठीक है, और प्रिजर्वेशन से करने से रिलेटेड, ठीक है। देखिए कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी है, पूजा पाठ पंडित का, वो सब तो भैया एग्जाम्पशंस में है, ठीक है। बट रेंटिंग ऑफ प्रिसिंट्स जो होता है, प्रिसिंट्स मतलब देखिए इसमें 3 चीज़ समझने की कोशिश करें, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूम से रिलेटेड बात करूँगा, एक प्रीमाइसेस, हॉल और ओपन एरिया से बात करूँगा, एक शॉप से बात करूँगा। देखिए कोई भी रूम रेंट पर डे 999 तक है तो एग्जेम्प्ट है, बट 1000 से और 1000 से अबव हो गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर डे का लिमिट है, याद रखिएगा। ओपन एरिया, हॉल और प्रीमाइसेस है जो आसपास में है, मतलब मंदिर के आसपास में है, रिलीजियस प्लेस के आसपास में है। और कौन कर रहा है ये? टोटली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस।
तो उस केस में क्या होता है, एग्जेम्प्ट रहेगा। कैसे, मेरी बात समझिए। रूम रेंट तो 999 तक एग्जेम्पशंस में है। उसी तरह से ओपन एरिया है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ओपन एरिया है प्लस हॉल है या प्रीमाइसेस है जिसका 999 तक का रूम रेंट है तो टैक्सेबल नहीं है। जहाँ 10,000 और 10,000 से अबव हुआ टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। और शॉप्स है पर मंथ है, पर डे नहीं है, पर मंथ है। 999 है तो एग्जेम्प्ट है, 999 से अबव है तो टैक्सेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको हेल्थ केयर पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर पढ़ा दिया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया। तो हेल्थ केयर का मीनिंग आपको याद रहेगा, आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मीनिंग याद रहेगा। चैरिटेबल को मैंने ऊपर से पढ़ा दिया, आप चाहेंगे तो आपको बता देता हूँ। देखिए, पब्लिक हेल्थ वे ऑफ कोर एंड काउंसिलिंग, जैसे कोई पागल आदमी है, फिजिकल है, मेंटल डिसेबल्ड है, HIV से रिलेटेड कोई बीमारी है या नारकोटिक्स और ड्रग्स है, तो भैया ये तो काउंसलिंग का काम है, ये आप करेंगे तो एग्जेम्पशंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट ये कौन करेगा काम, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अब मैं आपको ये डेफिनेशन चैरिटेबल एक्टिविटी का बता रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, हेल्थ प्रिवेंटिव चेकअप से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग और HIV से रिलेटेड। ट्रीटमेंट क्या चीज़ का करेंगे, रिलीजियस का, स्पिरिचुअलिटी का या योगा का। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट, इसमें पागल लोग का, जेल में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, ये 65 एज का, और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड। ये क्लियर कट हो गया है। ठीक, बहुत अच्छा चार्ट है, थैंक यू सर, मज़ा आ जाता है पढ़ने में सर। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्जेम्पशंस इन रिलेशन टू द लीगल सेक्टर। पहले सबसे पहले आप समझ लें, लीगल सेक्टर है, लीगल सेक्टर के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, लीगल सर्विस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तभी एग्जेम्पशंस है, और नहीं तो एग्जेम्पशंस नहीं है। लीगल सेक्टर में 3 लोग सर्विस देते हैं तो एग्जेम्प्ट है। 3 लोग, एक एडवोकेट दे रहा है, एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, एक सीनियर एडवोकेट दे रहा है, और एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है। सॉरी, 3 नहीं 4 हो गए ये, बट 2 को साथ में लेकर हम चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 3 बोला था। एक इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, एक सीनियर एडवोकेट दे रहा है, और एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें एक पॉइंट है, पहले वो बता दूँ, मतलब एक काम करता हूँ, बेसिक्स से समझाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, आप मान लो एडवोकेट हो और आपने किसी भी बंदा को लीगल सर्विस दिया, तो सबसे पहले तो मान के चलो एग्जेम्पशंस में है। ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, मस्त नॉर्मल आदमी हो, आपने सर्विस दिया, लीगल सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है। बट आप एडवोकेट हो, अदर सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुने, लीगल सेक्टर में मैंने बोला कि इंडिविजुअल को दिया तो एग्जेम्पशंस में है, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया। ठीक है, अब इसका पूरा मेन कहानी में जिस्ट आ जाता है। देखिए, इसमें फॉरवर्ड चार्ज भी है, एग्जेम्पशंस भी है और RCM भी है। ठीक है, तीनों चीज़ है। अब कहाँ RCM है, कहाँ नॉन RCM है, वो सब बता देते हैं। देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट है, तो सबसे पहले उसने गवर्नमेंट सेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो एग्जेम्पशंस में है। ठीक है, एडवोकेट ने नॉर्मल एडवोकेट को, किसको, अनदर एडवोकेट को दिया तो भैया इंडिविजुअल एडवोकेट ने अनदर एडवोकेट को और फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दिया तो उस केस में एग्जेम्पशन में है। तो एक तो पहले मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट को दिया तो भैया एग्जेम्पशंस में है। एक नॉन बिजनेस एंटिटी है, जैसे इंडिविजुअल है, HUF को दिया तो उस केस में एग्जेम्पशंस में है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी को। एक अनदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दिया तब एग्जेम्पशंस में है। बट बिजनेस एंटिटी को दिया तो 2 सिचुएशन होगा, वो थ्रेशोल्ड के लिमिट में है, मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से, या थ्रेशोल्ड के लिमिट में नहीं है।
बस एक चीज़ याद रखिएगा, फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर दिया है, फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड दिया हुआ है, लास्ट ईयर के बेस में असर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर में एग्जाम्पशंस था, ठीक है, तो आज तो भैया एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं है तो भैया आज टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हाथ में? रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी, एडवोकेट के हाथ में नहीं आएगी। उसी तरह से सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, नॉन बिजनेस को दिया तो एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट सेक्टर को दिया एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दिया तो वही, थ्रेशोल्ड में था लास्ट ईयर तक तो एग्जेम्प्ट, थ्रेशोल्ड में नहीं है बिजनेस एंटिटी तो टैक्सेबल। उसी तरह से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्विस बाय द सीनियर एडवोकेट है, तो गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट को दिया मतलब सॉरी नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दिया तो वही रूल, थ्रेशोल्ड के लिमिट में था लास्ट ईयर तक तो एग्जेम्प्ट, इस साल थ्रेशोल्ड मतलब सॉरी लास्ट ईयर तक थ्रेशोल्ड के लिमिट में था तो एग्जेम्प्ट, और थ्रेशोल्ड के लिमिट में नहीं था तो भैया आरसीएम में टैक्स देगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, अनदर एडवोकेट को दिया, किसने दिया? सीनियर एडवोकेट ने अनदर एडवोकेट को दिया या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दिया तो भैया टैक्सेबिलिटी आएगी। बट वही हम चेक करेंगे, थ्रेशोल्ड में था तो भैया नहीं लगेगा, या थ्रेशोल्ड में नहीं है तो भैया आरसीएम में टैक्स देगा। ठीक हो गया। आरसीएम में भी हमने यही पढ़ा था, आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी। देखो, लीगल सर्विस बाय एडवोकेट या आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल, हमने आरसीएम चैप्टर में पढ़ा था। लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट का एडवाइस, काउंसलिंग, वो सब तो करना ही है, कंसल्टेंसी तो देना है, रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो उससे रिलेटेड याद रखना आरसीएम में क्या लिख रखा था। लीगल सर्विस का मीनिंग मैंने क्या बताया? काउंसलिंग, एडवाइस जो भी होता है, कंसल्टेंसी होता है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट, ये लीगल एडवाइस का मीनिंग है, आरसीएम चैप्टर में दे रखा था। प्लस लीगल सर्विस बाय एडवोकेट टू द बिजनेस एंटिटी है, इन टैक्सेबल टेरिटरी है, और या लीगल सर्विस बाय आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, किसको दिया? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी है, हुआ तो आरसीएम लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना, ये बात क्लियर है ना? ठीक है। याद रहेगा। चलो अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस से रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर से रिलेटेड बात करते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस बहुत चीज़ से हो सकता है। पहले रोड का बात करते हैं। देखो, रोड में 3-4 चीज़ें पूरा ढंग से समझेंगे और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट दबा के है, अच्छा खासा अमेंडमेंट है, और ढंग से पढ़ के जाइएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। देखो, इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने बोला कि जो स्टेज कैरेज होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है। स्टेज कैरेज में 2 चीज़, एसी है, नॉन एसी। एसी होते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, एसी हुआ टैक्सेबल, नॉन एसी है नॉन टैक्सेबल। बट वही ईसीओ के थ्रू बुकिंग हो जा रही है तो भैया टैक्सेबल, बट ईसीओ देगा उसका ईसीओ देगा उसका क्या है? जीएसटी पे करेगा, आरसीएम लग जाएगा वहाँ पे। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेज है, एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी में 2 सिचुएशन, पॉइंट टू पॉइंट है तो एग्जेम्प्ट, और प्राइवेट पर्पस के लिए है या हायर किया हुआ है तो टैक्सेबल। ठीक। पॉइंट टू पॉइंट है बट ईसीओ के थ्रू बुकिंग हुआ है तो टैक्स तो ईसीओ देगा, कहानी ख़त्म। तो स्टेज कैरेज में पता चल गया, स्टेज कैरेज में एसी नॉन एसी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में देखो 3 चीज़, एसी है तो टैक्सेबल, टूरिज्म हायर पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए है तो भैया टैक्सेबल, और अदर पर्पस के लिए है एग्जेम्प्ट। बट उसमें भी बोल दिया ईसीओ के थ्रू हुआ है बुकिंग थ्रू ईसीओ। ठीक। तो एग्जेम्पशन में नहीं है, आरसीएम में टैक्स देगा ईसीओ, कहानी ख़त्म। अब मीटर कैब, ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और अदर्स था टैक्सेबल। बट मीटर कैब और ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा था
वो एग्जाम्शन में था, बट ईसीयू के थ्रू होगा तो टैक्सेबिलिटी है, ईसीयू देगा, कहानी खत्म। रेलवे में ट्रांसपोर्ट पैसेंजर है, एसी और नॉन एसी जो है उससे लेकर के हम बहुत सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्लास और एसी क्लास टैक्सेबल है, फर्स्ट क्लास और एसी क्लास टैक्सेबल है, स्लीपर और जनरल जो है वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। एसी और फर्स्ट क्लास तो टैक्सेबल है, बट स्लीपर क्लास, जनरल क्लास जो भी होती है ट्रेन में वो एग्जेम्पशंस में है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं कि अब हम प्लेन के बारे में बात करते हैं। प्लेन से कहीं भी जाओ टैक्सेबिलिटी है, बट कुछ स्पेशल जगह के लिए हम बात कर रहे हैं। हम एरोप्लेन से जा रहे हैं या हम एम्बार्किंग फ्रॉम देयर है टू, या टर्मिनेटिंग टू देयर है, ठीक है। ख़त्म, एम्बार्किंग और टर्मिनेशन वहीं से हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है या हम चालू कर रहे हैं। कुछ स्पेशल स्टेट्स का नाम लेता हूँ, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल है। तो पहले क्या था, ये स्टेट से रिलेटेड, पहले एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। देखो, प्लेन में कहीं भी जाओ टैक्सेबिलिटी है, बट ये स्पेशल स्टेट्स का जो मैंने नाम लिया है, पहले हम बिजनेस क्लास में जाते थे यहाँ से, या इकोनॉमी क्लास टैक्सेबल नहीं था, बट अब सिर्फ इकोनॉमी क्लास है। मतलब मान लो ये स्टेट से आप बिजनेस क्लास में कहीं घूमने गए और यह लकी टैक्स आ जाएगी, ध्यान में रखनी होगी, मज़ा आ गया तो ठोको लाइक, ठीक है। और अदर केस में तो टैक्सेबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम पानी से बात करते हैं, पानी में वेसल चलता है। देखो, टूरिज्म से रिलेटेड है तो भैया टैक्सेबिलिटी, टूरिज्म से रिलेटेड है नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। इनलैंड वाटरवे है तो एग्जेम्पशन में है, ठीक है। मेट्रो भी एग्जेम्पशन में है। अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस में थोड़ा सा हम बात करेंगे, रोड से रिलेटेड दो चीज़ है। जीटीओ कुरियर है तो टैक्सेबल, जीटीए कुरियर है तो टैक्सेबल। बट याद रखिएगा, पहले जीटीए में 750 और 1500 का एक लिमिट हुआ करता था, वह कंसाइनमेंट बेसिस पे, वो उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात। कुरियर या जीटीए से रिलेशन है और रोड से जा रहा है तो एग्जेम्पशंस में नहीं है, वो टैक्सेबल है, और अदर केस है तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। रेलवे फुल्ली टैक्सेबल, पाइपलाइन फुल्ली टैक्सेबल, इनलैंड वाटरवे है एग्जेम्प्ट, बट वेसल एंड एरोप्लेन है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, 3 सिचुएशन हो सकता है। फॉरेन से इंडिया आना एक सिचुएशन, इंडिया से इंडिया के अंदर घूमना दूसरा सिचुएशन, और इंडिया से बाहर जाना तीसरा सिचुएशन। वेसल हो या प्लेन्स हो, इंडिया के इंडिया बीच में कहीं भी घूमेंगे जीएसटी आ जाएगा। और क्या चीज़ से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में इंडिया से इंडिया के बीच में कहीं भी प्लेन से और वेसल से जा रहा है सामान तो भैया टैक्सेबल है, ठीक है। इंडिया से बाहर जा रहा है सामान वेसल से और एरोप्लेन से, टैक्सेबल है, ठीक है। बट बाहर से इंडिया में आ रहा है, प्लेन से है तो एग्जेम्प्ट और वेसल से है तो टैक्सेबल, कहानी खत्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए रेल और वेसल से रिलेटेड है। क्या क्या, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जा रहा है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लावर्स, पल्सेस एंड राइस जा रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर जा रहा है, न्यूज़ एंड मैगजीन्स आ रहा है, रिलीफ मटेरियल जा रहा है, और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जा रहा है तो भैया एग्जेम्प्ट। जीटीए से जा रहा है तब भी एग्जेम्प्ट, न्यूज़पेपर गया तो ख़त्म, वेसल से गया ख़त्म, और रेलवे से गया तो ख़त्म, ठीक है ना। अब एक चीज़ और पढ़ लो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू द गवर्नमेंट, और जिसमें टीडीएस काटना है वो एग्जेम्प्ट पे है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एग्जेम्पशन से मेगा एग्जेम्पशन में दे रखा है कि सर्विस वे ऑफ बाय गिविंग ऑन हायर है, जैसे
टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो भी मोटर व्हीकल है वो 12 या 12 से ज़्यादा है, मोर देन 12 है तो एग्जेम्पशंस मिल जाएगा। ठीक है, लोकल अथॉरिटी को दिया गया इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया गया, मोर देन 12 है तो एग्जेम्पशंस मिले। जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए नहीं, जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में दिया तो एग्जेम्पशंस में है। और कोई भी हायर पर्पस के लिए स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ्स के लिए प्री स्कूल तक और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, वो एग्जेम्पशंस में है। तो मैंने 4 चीज़ बताया, ध्यान से सुन रहे थोड़ा। हायर से रिलेटेड 4 चीज़ें, स्कूल के लिए दिया गया एग्जेम्पशंस में है, जीटीए ने दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तब एग्जेम्पशंस में है, लोकल अथॉरिटी को दिया गया ईओवी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल दिया, जिसमें मतलब कहने का मतलब है मोर देन 12 पैसेंजर लोग बैठ सकते हैं, वो एग्जेम्पशंस में है। और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दिया गया कोई भी गाड़ी 12 से ज़्यादा लोग के लिए है, मोर देन 12 मतलब 13 ही हुआ, तो एग्जेम्पशंस में है। ठीक है, मैंने रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डीलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस के बारे में थोड़ा बताया था। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आप चाहें तो एक बार मोटा मोटी ऊपर से समझा देता हूँ। देखिए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डीलिंग है और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे तो डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आ गया, कहानी खत्म। रेसिडेंशियल डीलिंग फॉर रेसिडेंस यूज है तो उसमें 2 भाग करिए आप। रेसिडेंशियल डीलिंग है बट वो रेसिडेंस यूज के लिए है, और ये आप कमर्शियल के लिए है। कमर्शियल आती है फिर फॉरवर्ड चार्ज में, उसको रेसिडेंशियल में यूज कर रहे हैं, फिर 2 भाग करिए आप। एक रजिस्टर्ड को दिया, एक अनरजिस्टर्ड को दिया। अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड को दिया तो 2 बातें हो सकती है। रजिस्टर्ड को दिया और उसने बिजनेस के लिए यूज किया तो टैक्सेबिलिटी आएगी, और अपने रेसिडेंस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए किया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बैंकिंग में भी आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन एडवांस डिपॉजिट लोन्स है तो एग्जेम्प्ट है, बट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड है वो टैक्सेबल था पहले से ही। सेल और परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैंक से बैंक के बीच में हो रहा है, एमंग डीलर हो रहा है और बैंक और डीलर हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। पब्लिक के साथ हुआ सेल और परचेज फॉरेन करेंसी, टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा, याद रखिएगा। और ऑल अदर सर्विस बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी है तो वह टैक्सेबल है, जैसे कमीशन चार्जेस, ठीक है, लॉकर चार्जेस, ये टैक्सेबल है और शुरू से ही टैक्सेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। एजुकेशनल सेक्टर में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, ठीक, पढ़ते हैं, अच्छा खासा है। एग्जेम्पशंस इन एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले मैं आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक, मतलब अप टू 12 तक है, छूट है। कोई भी सर्विस हो वो एग्जाम्पशंस में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया है वो एग्जाम्पशन में है। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस है ऑफ NCBT और STBT है तो वो भी एग्जाम्पशंस में है। और सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स टू द एक्सटेंड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिलेशन टू द स्टूडेंट्स है, वो भी एग्जाम्पशंस में है। ठीक, ठीक है, हाँ। तो मैं अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुने। सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और सर्विस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो दोनों में फ़र्क है, ध्यान से सुने। सर्विस बाय पे ध्यान रखेंगे, किस पे? सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एग्जेम्प्ट है। किसको? स्टाफ को,
स्टाफ को, स्टूडेंट को और फैकल्टीज़ को दिया जा रहा है। कोई भी सर्विस, एनी सर्विस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, एनी सर्विस। और सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट द एंट्रेंस फी, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। दो चीज़, कोई भी सर्विस किसको दो, स्टाफ को, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, एग्जामिनेशन में है। और सर्विस वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फी जो है वो एग्जामिनेशन में है। एंट्रेंस फी बोलो, एग्जामिनेशन बोलो, एंट्रेंस कंडक्ट करने के लिए वो एग्जाम में है। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ये दोनों को छोड़ करके किसी को भी सर्विस दी, उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, ये सर्विस का केस बता रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुड्स देगा तो वो एग्जामिनेशन में ही टैक्सेबिलिटी है। अब देखें, अब हमने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने सर्विस दी, बाय मैंने बताया। अब टू समझो, देखो, कैटरिंग है पहला, हाउस कीपिंग है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है। ध्यान से सुने, मैंने ट्रांसपोर्टेशन बताया, कैटरिंग बताई, हाउस कीपिंग बताई, क्लीनिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड बात बताई। और ये तीनों चीज़ प्री स्कूल और सेकेंडरी हायर स्कूल, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल को दिया गया तो एग्जाम्प्ट है। तीन चीज़ पूरा दिमाग में बैठा। सर्विस बाय कोई भी दे रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या क्या कोई भी दे रहा है, ये तीन चीज़। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहा है तो एग्जामिनेशन में क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है पहला, ठीक, कैटरिंग सर्विस दे रहा है दूसरा, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग और सिक्योरिटी दे रहा है, हुआ। तो इस केस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो दे रहा है, जो आदमी दे रहा है, वो एग्जाम्शंस में है, ठीक है। वो सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। ऑनलाइन जर्नल्स जो है वो कॉलेज को दिया गया तो एग्जाम्शंस में है, ठीक है। और एडमिशन इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो किसी को भी दिया, प्री स्कूल को दिया, कॉलेज को दिया, एनसीवीटी को दिया, सेंट्रल बोर्ड को, तो एग्जामिनेशंस में है, ठीक है। देखो, एक मेरेटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो डीजी ऑफ शिपिंग स्कूल्स है वहाँ तक तो एग्जामिनेशंस में है। देखें, आंगनवाड़ी के अंदर जो सर्विंग ऑफ फूड्स है वो एग्जामिनेशंस में आ रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी, ठीक है ना, डोनेशन के फॉर्म्स में है, किसी के फॉर्म्स में भी आई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड करता है आंगनवाड़ी, तो उसको फूड मिले, कहाँ से भी पैसा मिले, कहानी ख़त्म है, ठीक है ना, ठीक। और एक चीज़ क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एग्जामिनेशंस में रहेंगे, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिलेशन टू द चार्जिंग द फीस, ये में है। इनपुट सर्विस टेकन फॉर द कंडक्ट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी मैं सोच रहा हूँ इनपुट सर्विस टेकन फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में है। ये एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। जब मैंने क्वेश्चन लगाया था इससे रिलेटेड, जब क्वेश्चंस की थी, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये टैक्सेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, अब मेरे को समझ में आ गया। और प्रोफेशनल्स ऑथराइज टू प्रोवाइड देयर सर्विस, तो वो टैक्सेबल्स है, ठीक है ना, ये कहानी ख़त्म हो गया। सर्विस सेक्टर सॉरी, हमने हेल्थ केयर सेक्टर पढ़ लिया, एग्रीकल्चर पढ़ लिया, चैरिटेबल पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ ली, लीगल सर्विस पढ़ ली, ठीक है, और रेंटिंग ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है ना, बैंकिंग सेक्टर पढ़ लिया। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब रिलेटेड टू द हमने पढ़ना है एंटरटेनमेंट एंड म्यूजियम पढ़ लेना है। पहले देखो, सर्विस बाय वे ऑफ फोक, क्लासिकल डांस, ठीक है ना,
म्यूजिक में, थिएटर में और डांस से रिलेटेड कुछ भी है तो कौन दे रहा है? आर्टिस्ट दे रहा है, तो भाई एग्जेम्प्ट है। तो याद रखिएगा 1.5 लाख तक एग्जाम्पशन है, 1.5 लाख से ऊपर होते टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। और ब्रांड एम्बेसडर बन गया है किसी चीज़ का तो भैया कोई एग्जाम्पशन ना, भैया ठोक के लगाओ इन पे ये, ठीक है। अब ध्यान से सुने, मैंने ट्रेनिंग, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग, कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बताया था। अब आर्ट और कल्चर से रिलेटेड कोई भी सर्विस इंडिविजुअल देगा तो एग्जेम्प्ट है, अदर्स को तो अब टैक्सेबल कर दिया है, एग्जाम्पशंस में था पहले ये। तो ओवरऑल में ये अमेंडेड हुआ है, पहले सबके लिए था, कंपनी भी ले रहे थे, फॉर्म भी ले रहे थे, अब इंडिविजुअल कर दिया है। और स्पोर्ट्स बाय द चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और AB है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। अब ये समझें, सर्कस है, डांस है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, म्यूजिकल है, अप टू 500 है तो एग्जेम्पशन में है, 5000 से ऊपर है, सॉरी, अप टू 500 है तो एग्जेम्पशंस में है, 500 से है ऊपर है तो टैक्सेबल है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है, म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर और ये, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, 100 रुपये का और 500 रुपये का, 1000 रुपये, कोई लिमिट नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सेस टू द रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल है, ठीक है। एक्सेस टू द रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल तो अभी एग्जेम्पशन में है, बट एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एनवीटी है तो टैक्सेबल हो गया, अभी पहले एग्जेम्पशंस में था, ठीक है ना। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द एन्युटी पेमेंट पेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो था कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी एग्जेम्पशन में था, वो टैक्सेबल हो गया है। ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू द गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू इंडिया, नेशनल परमिट दिया जा रहा है, नेशनल परमिट से रिलेटेड है तो एग्जेम्पशन में है, ठीक है ना। और रिलेटिंग टू द गुड्स हो रहा है तो भैया एग्जेम्पशंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेशनल रूट परमिट जो मिलता है ना, नेशनल रूट परमिट, वह कैपिटल में भी हम पढ़ते हैं, जो रूट परमिट होता है ना, वो किसी को ग्रांट किया गया तो उस पर GST नहीं लगा सकते हैं, फी पे तो लगेगा बट उसके ऊपर GST लेवी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, देखें, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट होता है और बाय गवर्नमेंट होता है, तो पहले हम बाय गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जेम्पशंस भी है, इससे रिलेटेड टैक्सेबिलिटी भी है, और इससे रिलेटेड RCM और फॉरवर्ड चार्ज भी है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, ठीक है, अच्छा खासा आपको बता देंगे, ठीक। अब देखिए, 2 चीज़ समझे, सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़, गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती है, सॉरी 2 चीज़ समझे, सर्विस बाय गवर्नमेंट है या सर्विस टू गवर्नमेंट है, दोनों में अंतर है। सर्विस कोई गवर्नमेंट को दे रहा है तब एग्जेम्पशन में है, और गवर्नमेंट सर्विस किसी को दे रहा है तब एग्जेम्पशन में है। तो याद रखिए, देखें, मैंने एक चीज़ बता दी थी आपको, पहले भी बता दी थी, अभी भी ढंग से बता दे रहा हूँ। देखिए, स्पीड पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीड पोस्ट से रिलेटेड कोई है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पीड पोस्ट वाला रिलेशन में है, ठीक है ना। सॉरी, ढंग से थोड़ा सा देख के बता देता हूँ। देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, या वेसल या एरोप्लेन से, एयरक्राफ्ट और वेसल से कोई भी सर्विस पोर्ट पे दिया जा रहा है या एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जब गवर्नमेंट देती है, क्या क्या, स्पीड मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, और पैसेंजर सर्विस और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस या ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस प्लस
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तीनों चीज़ देती है तो बेसिकली इस पे फॉरवर्ड चार्ज आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वह इस पे फॉरवर्ड चार्ज आता है तीनों केस पे, रजिस्टर्ड को दे अनरजिस्टर्ड को दे, 1 रुपये का दो, 10 रुपये का दो, 50 रुपये का, कोई मतलब नहीं है ये तीनों चीज़ में। बट इन तीनों को छोड़ करके गवर्नमेंट किसी को भी, ध्यान से सुनते रहिए, गवर्नमेंट किसी को भी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है तो बिजनेस एंटिटी को उस केस में आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी बात समझे, 4 चीज़ को पहले दिमाग में बैठा दें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक पहला, वेसल और एयरक्राफ्ट को पोर्ट या एयरपोर्ट पे कोई चीज़ दिया इन रिलेशन टू दैट सर्विस, और पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई सर्विस, और तीसरा ये तीनों को छोड़ के कोई भी सर्विस बट टू बिजनेस एंटिटी है, और कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो भैया ये पहला तीनों तो भैया टैक्सेबल है, किसी भी केस में ये पहले तीनों तो फॉरवर्ड चार्ज में है, और जो चौथा वाला है बिजनेस एंटिटी वो टैक्सेबल है। तो कहने का मतलब क्या है, एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट है। अब और थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, ज़्यादा स्पीड में बताऊँगा तो दिमाग में बैठेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट दीज फोर्स आर एग्जेम्प्ट। पहले दिमाग में ये बात बैठा लूँ, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट किसी को भी देगा, ये 4 को छोड़ करके सब एग्जेम्प्ट है, ये मान के चलो। तो 4 में 3 चीज़ को पहले फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबिलिटी आएगी, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, एक वेसल और एयरक्राफ्ट से, एक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस पे, और तीसरा हो गया, चौथा जो है कि एनी सर्विस, ये तीनों को छोड़ करके बिजनेस एंटिटी को देगा तो आरसीएम पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक आरसीएम वाला प्रोविज़न बताता हूँ। देखिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट 2 लोग को देगा। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस एंटिटी वर्ड बंद यूज करना, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पकड़ना। रजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम में टैक्स कौन देगा, रेसिपिएंट देगा। और गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन कोई भी सर्विस दी और अनरजिस्टर्ड को दी, किसको दी, अनरजिस्टर्ड को, तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी एक याद रखनी है। अब देखो एग्जाम्पशंस क्या क्या चीज़ से, स्पीड पोस्ट से रिलेटेड तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से पोस्ट कार्ड दिया, इनलैंड लेटर दिया, बुक कार्ड दिया, ऑर्डिनरी पोस्ट दिया। 4 चीज़ क्या क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट कार्ड दिया, इनलैंड लेटर दिया, बुक पोस्ट दिया और ऑर्डिनरी पोस्ट दी, तो भैया एग्जाम्पशंस में है। ध्यान में ख़त्म कर दो, कहानी ख़त्म कर दो, ज़्यादा मत बात करो, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सब सर्विस अभी टैक्सेबल है, बस ये 4 दिया तो एग्जाम्पशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का तो मैंने ऊपर में जो बताया था उसको ढंग से समझ लो तो हो जाएगा। पहले इतने में समझो कि फॉरवर्ड चार्ज है, बट उसमें के अंदर भी एग्जाम्पशंस है, ठीक है। वेसल्स से रिलेटेड मैंने इंडिया और आउटसाइड से रिलेटेड जो बताया था ऊपर में, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर उसमें, ठीक है, वहाँ जाके देख लो, ठीक है। अब स्पेशल एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट ने दे रखा है। देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी वेयर 5000 वाला लिमिट है, तब तो कंटिन्यूस खत्म है, या ऐसे कोई बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जहाँ पे उसका अभी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो भैया एग्जेम्प्ट कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, क्या क्या दिया, पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया और डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो एग्जेम्पशन में है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और एलए बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई सर्विस में दिया तो एग्जेम्पशंस में है। टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ तब है, ठीक है ना। अब देखो, गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्पशंस में है, ठीक है ना। फाइन और लिक्विडेटेड डैमेज जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो एग्जाम्पशंस में, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी आया, जाके वहाँ पढ़ लेना, ठीक है ना। सर्विस बाय इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू है, आरटीआई वो एग्जाम्पशंस में है। अभी एक नया एग्जाम्पशंस आया, एकोमोडेशंस प्रोवाइडेड बाय द डिफेंस मेस टू द एनी पर्सन
ठीक है, तो एग्जेम्पशंस में है अदर देन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, समझ में क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, कंसीडर हुआ, कहानी खत्म। मज़ा आया? अच्छा, अब कुछ मिसलेनियस और अच्छे क्लैरिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं पूरा टाइम लगा के आपको बताऊंगा, ध्यान में रखें। देखो, सर्विस बाय IPF जो है हेल्थ केयर में, वो एग्जेम्पशंस में है आज भी। ठीक है ना। टिकट परचेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर irrespective of ferry owned or operated by PSU exemption में। ठीक है, टिकट परचेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन पॉइंट टू अनदर irrespective of ferry operated by PSU। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल ढंग से देखो, और 1 घंटा लगा के आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँगा। कुछ स्पेशल क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मिसलेनियस बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। देखें, सर्विस बाय IPF, देखिए, जो फर्टिलिटी से रिलेटेड वुमेन्स को जो सर्विस दिया जा रहा है वो हेल्थ केयर के सर्विस में माना जाता है और उसको एग्जेम्पशन दे रखा है। देखो, एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो एग्जेम्पशन में है। ठीक है, इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओवर द प्री डिटरमाइंड रूट और प्री शेड्यूल्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर इस जगह से इस टाइप पे जाया जाएगा, उस पर एग्जेम्पशन है, बट हायर कर लिया जाएगा तो टैक्सेबिलिटी है। फी चार्ज फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर द इशुएंस ऑफ एंट्रांस एडमिशन और इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एग्जेम्पशंस में है अभी भी। देखो, एंट्रांस एडमिशन और इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, वो एग्जाम्पशंस में एजुकेशन में। एडिशनल फी कलेक्टेड फॉर द हायर टोल चार्जेस फॉर नॉट हैविंग द फास्टैग। देखो, कैश में जो दिया जा रहा है, हायर जो टोल चार्जेस लिया जा रहा है, आज भी एग्जाम्पशंस में है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गेस्ट एंकर इन लिeu ऑफ ऑर्डिनेरियम तो टैक्सेबल है। मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर फ्रॉम नेपाल एंड भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो एग्जाम्पशंस में है। सर्विस बाय वे ऑफ सैनिटाइजेशन और कंजर्वेसी प्रोवाइडेड टू बाय द, ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन आर्मी कोई भी सैनिटेशन का सर्विस दे रहा है वो टैक्सेबिलिटी में आता है। रेंटिंग ऑफ ट्रक्स एंड, ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ ट्रक्स और ट्रेड व्हीकल्स विद द ड्राइवर फॉर द पर्टिकुलर टाइम ऑफ एज ए रेंटिंग में विथ ऑपरेटर है तो टैक्सेबल है। ठीक है, और लोकेशन चार्जेस, प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पेड फॉर द अपरेंट इन रिलेशन टू द लॉन्ग टर्म लीज जो है वो उसी का ही चार्ज है, वो एग्जाम्पशन में है। ठीक है, कम्यूटर सॉरी, देखें, एजुकेशन सेक्टर पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया है। अब स्पोर्ट्स सेक्टर में देखें, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, एग्जेम्प्ट है, कहानी खत्म। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल प्लेयर, ध्यान में रखिएगा, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है तो भाई साहब एग्जाम्पशंस में है। जो कमेंटेटर होते हैं ना वो टैक्सेबल, ठीक है।
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, सर्दी पकड़ लिया है। कंस्ट्रक्शन में ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड रेसिडेंशियल यूनिट है, एग्जम्पशन में है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, एग्जम्पशंस में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोइंग कंसर्न है, ठीक है, तो एग्जम्पशंस में है, याद रखिएगा, ठीक। इससे रिलेटेड आप शेड्यूल 2 में ढंग से पढ़िएगा जा करके, ठीक है ना। एग्जम्पशंस में है, बट यहाँ से वहाँ गया तो ऐसा हुआ ऐसे हुआ, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम RWA का सिचुएशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, RWA ने अपने मेंबर्स को दिया क्या चीज़, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया या रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस लिया। 75,000 पर मंथ पर मेंबर है, तो एग्जम्पशंस में है। इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्लैरिफिकेशंस है, थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। मैं पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो 7,500 से ज़्यादा तो ले रहा है, बस अभी भी थ्रेशोल्ड के लिमिट में है, तो GST जमा नहीं करना है, ठीक है। 7,500 से ज़्यादा है और प्लस एग्जेम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से भी ज़्यादा है, तभी GST कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि 7,500 से ज़्यादा है और थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो भाई एग्जेम्पशन में रहेगा, भी याद रखिएगा, ठीक है। SOS 7,500 तक पर मंथ पर पर्सन ले रहा है तो एग्जेम्पशन में है, ठीक है। RWA is required to pay GST only if the subscription is per month, ठीक है, and aggregate turnover is more than 20 lakhs. RWA is entitled to take ITC paid by the on capital goods, tape, pipes, sanitation, hardware and input service for the repair and maintenance, उसको मिलेगा। सीलिंग लिमिट फॉर द पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और ठीक है, और रेंटर पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी और कॉमन यूज़ के लिए ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा। सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दे कौन रहा है, क्या है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर विच इज़ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में होता तो टैक्सेबल टेरिटरी होता, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी USA में है, चाइना में है, फलाना में, ढमरेटा में, और सर्विस प्रोवाइडर है और कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है। और किसको दे रहा है पहले समझे, गवर्नमेंट को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहा है, या कोई इंडिविजुअल को दे रहा है, फॉर एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें RCM लगता है, ध्यान से रखें क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। देखिए, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विस प्रोवाइड की, कहाँ से प्रोवाइड की, फ्रॉम है वर्ड, याद रखिएगा, फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहा है, किसको दे रहा है, तब जाके एग्जम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन अथॉरिटी को, इंडिविजुअल को दे रहा है, और किस लिए दे रहा है, एनी पर्पस अदर देन क्या क्या, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, तो एग्जम्पशन में रहेगा। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, 12A में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको एग्जम्पशन है, और ये सर्विस नॉन टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को दे रहा है तो भैया तब भी एग्जम्पशन में है, ठीक है। बट यही सर्विस OIDR को दिया जा रहा है तब नहीं आएगा, और एनी सर्विस बाय वे ऑफ वेसल है तो वो होगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड, कोई भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दिया जा रहा है जो इंडिया से बाहर में हो, एग्जम्पशंस में है। सर्विस प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी। इंपोर्ट सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक्स, वो एग्जम्पशंस में है। सर्विस बाय द टूर ऑपरेटर, अब ध्यान से सुने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इतना इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट बना सकते हैं। देखें, पहले मेरी बात सुनिए। एक इंडियन टूर ऑपरेटर है, एक एग्जेम्पशन है, इसको ढंग से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन टूर ऑपरेटर है, ठीक है, वो सर्विस जो दे रहा है इंडियन टूर ऑपरेटर इन रिलेशन टू द फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट फिक्स कर लेते हैं। एक इंडियन टूर ऑपरेटर है, उसने सर्विस किसको दिया? फॉरेन टूरिस्ट को दिया। और कहाँ कहाँ दिया? 3 सिचुएशन होगा, ठीक है। हुआ एक सिचुएशन क्या होगा? सिर्फ इंडिया में दिया, इंडिया में दिया तो टैक्सेबल। एक सिचुएशन फॉरेन में दिया, सिर्फ आउटसाइड द इंडिया दिया, फॉरेन में दिया, आउटसाइड द इंडिया दिया तो एग्जेम्पशंस में है। हाँ, इंडियन टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को दिया, कुछ सर्विस इंडिया में है और कुछ सर्विस आउटसाइड इंडिया है, कुछ इनसाइड द इंडिया है, कुछ आउटसाइड द इंडिया है। उस केस में स्पेशल प्रोविजंस लगेंगे और उसके लिए एक नया वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इंडिया में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होगा, जितना इंडिया में वो एग्जेम्प्ट है और जितना आउटसाइड इंडिया है वो टैक्सेबल है। बट उसके लिए एक फॉर्मूला में रखा है लिख के, ठीक है ना, एक फॉर्मूला है वो देख लेंगे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरमीडिएट वेयर द बोथ लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिफ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडिएट वेयर द लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर आउटसाइड द, ठीक है, थक गया।